बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, इस लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 41 है, फ़िज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 41। इस लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। हमने इस लेक्चर के अंदर दो बातें डिस्कस करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल डिस्कस द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव्स, कि हमारी जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या लाइट वेव्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट वेव्स और एक्सरेज, ये सब जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। हमने ये साबित करने हैं कि ये जो वेव्स होती हैं इनके अंदर पार्टिकल नेचर पाई जाती है, यानी कि ये मैटर की तरह, पार्टिकल्स की तरह, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह इनकी तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और ये हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, दो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट। इन दो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी बेस पर हम जो है ये साबित करेंगे कि जो वेव्स हैं वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती हैं, पहली चीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने इसमें डिस्कस करनी है वो हमने ये देखना है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं, ये जो हैं ये बेसिकली वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और इनके लिए भी हमने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करने हैं, और जिसमें जो है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है हम इस तरह जो है वो डी ब्रोली हाइपोथेसिस है, और इन चीज़ों से जो है ना हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जो वेव्स हैं वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती हैं, जबकि जो पार्टिकल्स हैं वो वेव्स की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर से पहले मैंने इसलिए दिया ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि इस लेक्चर के अंदर हमने करना क्या है। तो बेसिकली हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पार्टिकल्स नेचर ऑफ वेव्स एंड देन वी विल डिस्कस द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक दफ़ा हम ये देखेंगे कि पार्टिकल्स वेव की तरह कैसे बिहेव करते हैं, दूसरी दफ़ा हम ये देखेंगे कि वेव्स पार्टिकल्स की तरह कैसे बिहेव करते हैं। तो अब हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अब हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आज हमने दो चीज़ें, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, कि एक ये देखना है कि जो लाइट है वो वेव के साथ साथ मैटर की प्रॉपर्टीज़ को भी जाहिर करती है, ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को, और जबकि जो हमारे पास मैटर है वो वेव की प्रॉपर्टीज़ को जाहिर करता है, यानी कि ये इस मैटर की प्रॉपर्टीज़ वेव वाली कुछ शो होती हैं और वेव जो है वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं जो कि मैटर में मौजूद होती हैं, ठीक है। हमारा वैसे मैटर के मुतालिक क्या तस्वुर है? हमारा मैटर के मुतालिक तस्वुर ये है कि ये एक हाईली कंसनट्रेटेड चीज़ है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। जबकि वेव्स को हम ये समझते हैं कि कुछ फैला हुआ जो है ये मैटर है, यानी कि ये कुछ फैली हुई चीज़ है, ठीक है। और मिसाल लें जैसे कि एक क्रिकेट बॉल है और इसके बाद दूसरी तरफ जो है वो आपके पास एक वेव है जो कि समंदर में पैदा होती है, ठीक है, ओशन के अंदर पैदा होने वाली एक वेव है। तो ये दोनों एक लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये दोनों एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करती हैं, ठीक है। और इसको हम बेसिकली वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वेव पार्टिकल डुअलिटी के हमारे पास दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को जो है वो शो करते हैं, ठीक है। बाकी आगे चलकर जो है वो हम डिटेल में कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या चीज़ है जी? ये तकरीबन आज से 100 साल पहले की बात है जब ये जो है वो मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इसमें क्या करना है, आपने सिंपल सा ये फलसफा समझें कि बच्चों आपके पास एक मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट के ऊपर जो है वो आपने लाइट फेंकी है, ठीक है, और उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू है, और याद रखिएगा ये वी नहीं है, ये म्यू है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और होता ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि जब भी आप किसी भी प्लेट पर, ठीक है, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की, जिसे हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जिसे हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है, जब आप किसी खास फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो किसी मेटल प्लेट पर डालेंगे तो उस मेटल प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं जी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे क्लैश आता है दो चीज़ों का, क्लासिकल थ्योरी और उसके बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें दो इख्तलाफात हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी इस चीज़ के मुतालिक क्या कहती है। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, कि जो लाइट इस प्लेट के ऊपर पड़ेगी उसकी इंटेंसिटी जैसे बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स शुड इंक्रीज, कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे इस इलेक्ट्रॉन की
जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। और दूसरी चीज ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इमिटेड फॉर एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को इस मेटल प्लेट के ऊपर जो है वो फॉल करवाएं तो क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हर हाल में निकलने चाहिए। लेकिन जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट्स के बाद साबित होती हैं, वो चीज़ें कुछ और ही बताती हैं। यानी कि जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है वो कुछ और ही बात बताती है। वो कहती है जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वाज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। जबकि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर ये डिपेंड ही नहीं करती, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती, बल्कि वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो इट डिपेंड्स अपॉन वी मैं भी गलती से ये वी कह रहा हूँ, वी नहीं, ये म्यू है, ठीक है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। ये वी जो है वो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई है कि कब जो है वो यहाँ से अच्छा, अब आगे एक दूसरी चीज़, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कभी भी हमारे पास जो यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी कि उस मेटल प्लेट के ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, बल्कि किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़ ये कहता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो ये कहती है कि जब तक आपकी जो म्यू है, ठीक है, यानी कि कोई भी जो हमारे पास आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, वो कम होगी किससे, म्यू नॉट से। अब म्यू नॉट क्या है जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पैदा होगा। कब, जब तक एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो इस पर नहीं पड़ेगी, और उस खास फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम क्या कहते हैं, यानी कि उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, जिसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कि यानी कि अगर म्यू इज लेस देन म्यू नॉट बेसिकली थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उससे कम कोई भी लाइट की आप जो है वो कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को जो है वो आप इसके ऊपर फॉल करवा लें तो यहाँ से कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक बात तो हो गई क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी आइंस्टाइन क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आइंस्टाइन ये कहता है जनाब, आइंस्टाइन रियलाइज दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड बी एक्सप्लेन्ड इफ लाइट एक्चुअली कम्स इन अ लिटिल पैकेट्स, जिसको हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो उस वक्त हो सकता है अगर हमारे पास लाइट जो है वो किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स है, जिसको हम क्वांटा कहते हैं, और इसको सिंगुलर जो है वो इसका क्वांटम होता है, ठीक है। और एक क्वांटम यानी कि वो फोटोन, जो लाइट एनर्जी हमारे पास आ रही है, बेसिकली देखो ना ये लाइट की यहाँ पे रे आई है, तो बेसिकली ये भी किन चीज़ों पर जो है वो मुश्तमिल होती है, फोटोन को लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा जो है वो ये पार्टिकल में आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसकी भी कोई ना कोई जो है वो एनर्जी होगी जो इस पर आकर पड़ेगी, ठीक है। और उसकी एनर्जी की वैल्यू जो है वो एच म्यू जो है वो उससे रिप्रेजेंट की जाती है। या यहाँ पे मैंने फिर से बता दिया कि ये v नहीं है, नॉट v, इट्स अ म्यू, ठीक है। म्यू मीन फ्रीक्वेंसी, तो ये h म्यू के जो है वो इक्वल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे h क्या है, h इज द प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड जो है वो होती है। और उसके बाद जो है वो अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, कि जब इस पर जो पड़ने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी और यहाँ से जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी आपस में इक्वल होंगी, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इट वुड बी एबल टू लीव द मटेरियल इफ द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन इज लार्जर देन अ सर्टन अमाउंट ऑफ W। अब यहाँ पे सर्टन अमाउंट ऑफ W से भी एक बात जरा समझ लें। वो कह रहा है कि यहाँ पे जो फोटोन आएगा उस फोटोन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए कि वो एक ख़ास वर्क डन जो है वो कर सके इसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और वही अमाउंट ऑफ W यानी कि वर्क डन जो है वो हमारे पास आती है, और इसको हम वर्क फंक्शन का नाम देते हैं। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, आपके यहाँ पे नोट्स में नहीं है लेकिन यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है, और उसके बाद जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसके अंदर भी ये डेफिनेशन मौजूद है। वर्क फंक्शन क्या है जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेल और इजेक्ट भी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल, कि इस मेटल की सर्फेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस लाइट ने जितना वर्क डन किया वो कहलाता है वर्क फंक्शन, ठीक हो गया जी। अब इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन दी होती है। अच्छा,
एक चीज़ और ज़रा समझ लें कि ये जो E इज इक्वल टू एच म्यू लिखा हुआ है, आप E इज इक्वल टू एच एफ भी लिख सकते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में एच एफ भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्योंकि एफ बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे म्यू के साथ हमने इस्तेमाल कर लिया, तो कोई नहीं, सिर्फ साइन चेंज हुआ है, मकसद एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है कि हमारे पास जो एनर्जी है E विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गए। और अगर यहाँ से आप जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी एच एफ माइनस, ये हमारे पास जो वर्क फंक्शन है, ये एक बुक के अंदर इस तरह से दिया हुआ था, और जबकि आपके जो नोट्स हैं उसमें वर्क फंक्शन के लिए फाई नहीं बल्कि डब्ल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो हमने डब्ल्यू ही लिख लिया। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू एच वी माइनस डब्ल्यू, ये हमारे पास जो है वो आ गई है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन की नज़र में क्या था, ये भी हमारे पास ये पता चल चुका है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अभी तक ये बात तो साबित हो चुकी है कि जो हमारी लाइट है वो बेसिकली किस फॉर्म में होती है, वो फोटॉन्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, लाइट मेड ऑफ फोटॉन्स, ये तो कंफर्म हो चुका है। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट जो किया गया, जो आर्थर कॉम्पटन ने किया था 1922 में, वो कहते हैं सपोज करें एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट बीम, कि एक लाइट जो है वो गुजर रही है, उसके रास्ते में, यहाँ से एक लाइट गुजर रही है और उसके रास्ते में जो है वो हमने एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को रख दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेस कर दिया गया हमने, फोटोन जो यानी कि जो लाइट गुजर रही है उस लाइट बीम के रास्ते में जो है वो हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट विल हैपन, होगा क्या, बिकॉज लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि हमारे पास लाइट्स क्या हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। अच्छा ये बात ज़रा अब तसल्ली से समझ लें, जो लाइट है ना हमारे पास, लाइट की दो नेचर्स हैं, ठीक है। लाइट हमारे पास वेव वाला काम भी करती है, ठीक है, जबकि ये लाइट जो है पार्टिकल्स का काम भी करती है, ठीक है, पार्टिकल्स। अब यहाँ पे इसको क्या मतलब, क्या हम क्या माने, या तो इसको वेव माने या फिर इसको पार्टिकल माने? नहीं जनाब, हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि या ये वेव है या ये पार्टिकल है, ये दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं जी ये डुअल नेचर रखती है, यानी कि डबल नेचर है इसकी, इसके अंदर दो तरह की फितरतें हैं, यानी कि दो तरह की खासियतें इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो बेसिकली जो लाइट है वो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वी एक्सपेक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स टू ऑसिलेट विद सेम फ्रीक्वेंसी। अब साफ ज़रा, जब वेव है तो ये हमारे पास किसी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो मूव करती हुई जाएगी, तो जो हमने इलेक्ट्रॉन इसके सामने रखा है तो ये भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो वाइब्रेट करेगा एट इंसिडेंट लाइट म्यू, ठीक है, कि जितनी आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ये इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट करेगा। बट बिकॉज चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट वेव्स, ठीक है, कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो रेडिएट करते हैं, यानी कि वेव्स को जो है वो अपने अंदर से खारिज करते हैं। वी एक्सपेक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो रेडिएट द लाइट एट फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है, कि जब हमारे पास इससे ये टकराएगा और ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपने अंदर से जो है वो वेव्स को बाहर की तरफ जो है वो खारिज करेगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी म्यू। सो स्कैटर्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली वेव्स हैं, एंड इंसिडेंट लाइट हैव सेम म्यू, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होगी। बट दिस इज नॉट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो सिर्फ वेव नहीं है, बल्कि ये पार्टिकल नेचर भी जो है वो इसकी मौजूद है, यानी कि ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव भी करती है। ठीक हो गया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इसका जो है वो थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसकी डिटेल आपने खुद से जो है वो पढ़ लेनी है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको अभी डिटेल में जो है वो बताता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आपके पास ये है जी कि लेट्स सपोज पॉइंट नंबर 5 अब हम डिस्कस करते हैं जी, कि आपके पास एक्सरेज हैं, ठीक है, ये एक अपरेटस दिया गया है कि यहाँ से एक्सरेज सोर्स है। अब एक्सरेज जो है वो कैसे पैदा होती हैं, ये भी सवाल है जी, हाउ टू जनरेट एक्सरेज। तो एक्सरेज को जनरेट करने का बड़ा आसान सा तरीका ये है कि आप हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को जब आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर जो है वो हिट करते हैं, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी मेटल सरफेस पर हिट होते हैं तो वहाँ से बेसिकली एक्सरेज जो है वो पैदा होती हैं। ठीक है, ये आपके जो लेक्चर है उसमें भी सर ने सवाल किया था, हाउ टू जनरेट एक्सरेज। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाई एनर्जी बम्बार्ड ऑन अ मेटल सरफेस देन एक्सरेज प्रोड्यूस। ठीक हो गया बच्चे, सिंपल सी बात ये होगी कि यहाँ से एक्सरेज आ रही हैं, इस टारगेट मटेरियल के ऊपर जो है वो पड़ी हैं,
उसके बाद यहाँ पे दो प्लेट्स जो लगी हुई हैं जो बेसिकली इस यहाँ से जो रेज निकल रही है उसको एडजस्ट करना है कि इसने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। तो इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए इसको कॉलीमेटर कहते हैं। ये है तो सिंपली बेसिकली दो जो है वो प्लेट्स। आपके लेक्चर में सर ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये बड़ा फैंसी सा नाम है, लेकिन है सिंपली ये दो प्लेट्स लगी हैं, दो ऊपर हैं दो नीचे हैं, जो इसके एंगल को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और उसके सामने जो है वो एक क्रिस्टल रखा हुआ है जो कि वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है, और उसके बाद ये बेंड होकर यहाँ पे एक डिटेक्टर के अंदर जो है वो ये जो वेव है वो चली जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सारा जो है वो बता दिया गया है। और उसके बाद अगर हम ये देखें, एज यू विल रिकॉल फ्रॉम द लेक्चर ऑन डिफ्रैक्शन, ये पहले आप जो है वो लाइट की प्रॉपर्टीज़ में देख चुके हैं। डिफ्रैक्शन क्या होती है, वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती हैं जी। जैसे कि रिफ्रैक्शन होती है, डिफ्रैक्शन होती है और रिफ्लेक्शन होती है। ये तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये डिफ्रैक्शन, और जिसका फॉर्मूला जो है वो 2d sin थीटा d विच इज़ इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारे पास जो है वो दिया गया है। और उसके बाद ये सिंपल सी जो है वो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन की हुई है। अब हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 6। यहाँ पे वो सारी समरी जो है वो बयान कर दी गई है और ये इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ये है, ठीक है जी। रिलेटिविस्टिक फार्मूला रिलेटिंग द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब यहाँ पे सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम का जो फार्मूला है वो हमारे पास E इज इक्वल टू PC के इक्वल है, ठीक है जी। नोट दैट जनरली E स्क्वायर विच इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर M स्क्वायर C पावर 4, ठीक है। ये कुछ फार्मूलाज जो है वो दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि फर्ज कर लें कि अगर फोटोन है, ऐसा फोटोन है जिसका मास जो है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास इसको फिर सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है वो द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड फोटोन स्पीड, यानी कि फोटोन की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो हमारे पास ये रिलेशन दिया गया है, लैम्डा म्यू विच इज इक्वल टू C। ये बेसिकली वही रिलेशन है V इज इक्वल टू F लैम्डा। आप लोगों ने सिंपली वेव्स के लिए जो है वो पढ़ा था, V इज इक्वल टू F लैम्डा, वेयर V इज स्पीड। और यहाँ पे स्पीड के लिए C इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हम किस वेव को इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट की वेव्स को, ठीक है ना। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो हमारे पास C होती है, और यहाँ पे इसकी बजाय हमारे पास, ये मैंने वैसे नीचे लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू F लैम्डा वाला ये सेम सीन, V जो है वो C के साथ रिप्लेस कर दिया गया, और उसके बाद जो F है उसको म्यू के साथ, और लैम्डा तो लैम्डा ही वैसे का वैसे आ चुका है, ठीक है। फ्रॉम अबव मोमेंटम ऑफ वेवलेंथ, और यहाँ से अगर हम मोमेंटम ऑफ वेवलेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है H म्यू डिवाइडेड बाय C, जो कि कैसे हमारे पास H ओवर लैम्डा के इक्वल आ गया। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे, P इज इक्वल टू H म्यू ओवर C। और जो हमारे पास, अगर मैं जो हमारे पास जो है वो म्यू मौजूद है उसको कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो C हमारे पास किसके इक्वल है, अभी हमने लिखा है C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने जब C की वैल्यू पुट की तो ये म्यू से जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, लैम्डा ओवर H ओवर लैम्डा जो है ये हमारे पास आ गया। तो ये मोमेंटम की वैल्यू H ओवर लैम्डा जो है ये हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सिंपल सी चीज़ें दी हुई हैं। अब पॉइंट नंबर 7 को डिस्कस करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैंने फटाफट जो है वो इस लेक्चर्स को ख़त्म करना है, अगला लेक्चर भी अभी हमने बनाना है, ठीक है जी। अच्छा जी, लाइट बिहेव एज इफ मेड ऑफ पार्टिकल्स। अब वो कह रहा है कि सो लाइट बिहेव्स एज इफ मेड ऑफ पार्टिकल्स। वो कह रहा है कि जो लाइट है वो इस तरह से तभी बिहेव कर सकती है जब ये पार्टिकल से मिलकर बनी हो। और जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स जो हैं वो दरअसल क्या हैं, वो पार्टिकल्स ही तो हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने कहा कि लाइट जो है वो फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती है, इसलिए जो है ये फोटॉन से मिलकर बनी होती है, तो ये इसीलिए जो है वो पार्टिकल जैसा बिहेव करती है, यानी कि मैटर जैसा बिहेव करती है, ठीक है। बट डू ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर बिहेव एज इफ दे आर वेव्स, ठीक है। अब वो कह रहा है, सवाल पूछ रहा है कि क्या तमाम जो मैटर है वो बिहेव करेगा, बट डू ऑल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या पार्टिकल्स के तमाम मैटर के तमाम पार्टिकल्स, मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं बिहेव इसी तरह से बिहेव करेंगे एज इफ दे आर वेव्स, अगर ये वेव्स हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे डी ब्रोली, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उसने जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसके बारे में भी अब हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जी। डी ब्रोली जो है वो उसने पोस्टुलेट पेश किया दैट ऑर्डिनरी मैटर कैन हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज विद द वेवलेंथ लैम्डा। अभी तक तो हम इस मसले में फंसे हुए थे कि जनाब जो लाइट है वो वेव है
या पार्टिकल है। अब डी ब्रोली साहब आए और उन्होंने एक नया जो है वो मसला खड़ा कर दिया। वो कहते हैं अब जनाब ये जो पार्टिकल्स है ना, ये जो मैटर है, ये भी वेव जैसी प्रॉपर्टीज को जो है वो शो करता है। ठीक हो गया जी। और उसके लिए जो है वो उसने बता दिया जिसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, लैम्डा होगी, और पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है वो पी होगा। और तो इन दिस वे इसका जो फॉर्मूला बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। यहाँ पे इन्होंने इतनी डिटेल नहीं दी हुई, मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बताना चाह रहा, सिर्फ ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए उसमें सारे स्टेप्स जो है सारी जो है ना ये कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप की गई हैं, अब वहाँ से देख लें। आई एम 110% श्योर कि आप जो है वो खुद से कर लेंगे। ठीक है, बेफिक्र रहें, वो हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये फार्मूला दिया, उसके बाद इस फार्मूला से दो एग्जांपल्स दिए हैं, मैं एक आपको करवा देता हूँ, दूसरी आप खुद कर लेंगे। वो कह रहा है जी लेट एस एस्टिमेट सम टिपिकल डी ब्रोली वेवलेंथ। वो कह रहा है कि मैं डी ब्रोली वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कि एक हमारे पास द वेवलेंथ ऑफ 0.5 kg क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल है जिसकी वेवलेंथ कितनी है वो हमारे पास जो है वो फाइंड करनी है। अगर हमारे पास उसका मैस कितना दिया गया हो 5 kg, और उसके बाद बॉल मूव कर रही है, ठीक है, मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड भी आपको दे दी गई है। तो अब यहाँ पे हमने ये जो है ना लैम्डा फाइंड करना है h डिवाइडेड बाय p मोमेंटम। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने जो है वो लिखना है। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मैस इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। मैस हमारे पास ये दिया हुआ है, वेलोसिटी हमारे पास जो है ये 2 दी हुई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि p इज इक्वल टू होता है mv के, p किसके इक्वल होता है, mv के इक्वल होता है। लिहाजा यहाँ पे ये मैस आ गया, ये m आ गया और ये हमारे पास v आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास ये h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू वैसे ही फिक्स होती है। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और जो है वो ये दी हुई है, इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हैं, या आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी। वो कहता है अगर डी ब्रोली हाइपोथेसिस सही है कि जिस तरह से जो लाइट है वो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज शो करती है, इसी तरह जो पार्टिकल यानी कि जो मैटर है वो वेव की प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं। अगर उसका ये हाइपोथेसिस ठीक है, अगर उसकी ये बात ठीक है, तो फिर होगा क्या। इफ डी ब्रोली हाइपोथेसिस इज करेक्ट देन वी कैन एक्सपेक्ट, हम ये तवक्को कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स वेव्स विल अंडरगो इंटरफेरेंस जस्ट लाइक लाइट वेव्स। ठीक है, वो कह रहा है कि फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर उसका हाइपोथेसिस ठीक है तो हम ये उम्मीद या तवक्को लगा सकते हैं उससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो पैदा होने वाली वेव्स होंगी वो भी इंटरफेरेंस जो है वो करेंगी बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइट वेव्स जो है वो करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो उन्होंने बताया हुआ है जी। अभी बच्चों याद रखिएगा, इंटरफेरेंस जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि लेट्स सपोज दो वेव्स आपस में इस तरह से मिली कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को इन्हांस कर दिया, फैक्टर जो है वो बढ़ गया। ठीक है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब यह है कि दो वेव्स इस तरह से मिली, लेट्स सपोज ये दो वेव्स थी, ये कुछ इस तरह से मिली कि दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया, यानी कि यहाँ पे जीरो जो है वो वैल्यू आ गई है। तो ये दो तरह की इंटरफेरेंस है। अब यहाँ पे इनकी वेव्स दी हुई हैं और इन वेव्स में वाज़े तौर पर हमें नजर आ रहा है ये जो पीक वैल्यूज हैं, ठीक है, ये बता रही हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। ठीक है, जबकि ये बता रही हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। और ये ग्राफ जो है वो आपको इस तरह से ये बातें बता रहा है, आप खुद से इसमें से नोट कर सकते हैं। ठीक हो गया, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट नंबर 10 जो है ये भी बेसिकली इसी की एक्सप्लेनेशन है, आप जो है वो खुद से देख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। वक्त की किल्लत के बायस हम जो है वो आगे चलेंगे। उसके बाद हमें लेट्स सपोज यहाँ पे एक और जो है वो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है छोटा सा। वो कह रहा है कि लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो इंसिडेंट होते हैं एक मेटल प्लेट के ऊपर। यहाँ से जो है ना इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो है वो हमने दो स्लिट्स जो है वो रख दी हैं, यानी कि एक प्लेट रखी है जिसके अंदर से दो छोटे छोटे होल जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके एक स्क्रीन के ऊपर जो है वो पड़ रहे हैं। ठीक है, प्लेट जिसके अंदर विद 2 टाइनी होल्स, ठीक है, जिनके अंदर दो छोटे छोटे होल्स दिए हुए हैं, पंच्ड इनटू इट, जो कि इसके अंदर जो है वो होल किए गए हैं। द होल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, दोनों होल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। ठीक है, जबकि इन दो इस प्लेट और इस स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो आर वेरी क्लोज टुगेदर। अब यानी कि ये जो दो होल्स हैं, इन दोनों होल्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, ये दिखने में ऐसे नजर आ रहा है क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। और उसके बाद जो है वो आगे क्या कह रहा है जी, और स्क्रीन जो कि इसके पीछे स्क्रीन पड़ी है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये है, इज मेड ऑफ अ
मटेरियल दैट फ्लैशेस व्हेनेवर इट इज हिट बाय एन इलेक्ट्रॉन। वो कह रहा है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन, ये इस किस्म के मटेरियल की बनाई गई है कि जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हिट करते हैं तो फ्लैश होती है, यानी कि यहाँ से जो है वो लाइट निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फार्मूलाज जो है वो यहाँ पे ड्राइव किए गए हैं और सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, इसमें कोई ऐसी खास बात जो है वो नहीं है। और ये जो नीचे वाला टॉपिक है इसमें तो टोटली जो है वो थ्योरी बयान की गई है और जो बातें हमने ऑलरेडी की हैं उन्हीं को थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आप काइंडली खुद से देख लीजिएगा, टाइम बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक हो गया बच्चों, आगे चलते हैं जी। उसके बाद आ जाता है जी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका सिर्फ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है जी? हाइजेनबर्ग साहब फरमाते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उसमें दो चीज़ें हैं, एक उसकी पोजीशन है और एक उसका मोमेंटम है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि जो हर इलेक्ट्रॉन है उसकी दो चीज़ें हैं, एक उसकी पोजीशन है और एक उसका मोमेंटम है। अच्छा चले मैं यहाँ से बता ही देता हूँ। इन रियल लाइफ वी आर परफेक्टली फेमिलियर विद सीइंग अ क्रिकेट बॉल एट रेस्ट। वो कह रहा है कि हम इस चीज़ को बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ है वो रेस्ट में पड़ी है। लेट्स सपोज ये बॉल पॉइंट है, ये पड़ा सॉरी, ये बॉल पॉइंट है, अब ये मूव कर रहा है लेकिन अब ये रेस्ट पे है। इसी तरह अगर कोई क्रिकेट बॉल है वो हो सकता है मूव कर रही है, हो सकता है वो रेस्ट पे है। तो ये हम डेली लाइफ में जो है वो देखते हैं। इट हैज़ बोथ फिक्स्ड पोजिशन एंड फिक्स्ड यानी कि जीरो मोमेंटम। चूंकि जब ये रुकी हुई है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। वजह क्या? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है बच्चे? जीरो है। जब वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी, और v की जगह जीरो तो इसका मोमेंटम जो है वो हमारे पास हो गया जीरो। ठीक है, और इसी तरह जो है वो उसकी जब पोजीशन जो है वो क्या है वो भी फिक्स्ड है और जो मोमेंटम है वो भी फिक्स्ड है। यहाँ पे फिक्स से मुराद जीरो है। ठीक है, बट इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से जरा मतलब समझ लें, माइक्रो मीन छोटा, माइक्रो मीन छोटा। ठीक है, जैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या फिर जो है वो माइक्रोस्कोप कहते हैं, छोटी चीज़ों को देखने वाली जो डिवाइस है उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जानदार जो बहुत छोटे छोटे हैं जिनको हमने बेसिकली माइक्रोस्कोप की मदद से देखना है। अच्छा खैर, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर यानी कि जहां पे एटम्स की, न्यूक्लियस की, क्वार्क्स की, इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि आप एट अ टाइम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी डिफाइन कर सकें और उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम p भी डिफाइन कर सकें। ठीक है, और यही जो है वो क्या कहलाता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कह रहे हैं कि दोनों में से आप एक चीज एट अ टाइम डिफाइन कर सकते हैं, या आप पहले जो है वो किस चीज को डिफाइन कर लें? उसकी पोजीशन को। ठीक है, या फिर आप उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप उसके मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आगे मैं छोड़ रहा हूं, जगह कम है। अच्छा जी, या तो आप उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं या फिर उसके मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। यही बेसिकली जो है वो दोनों को एट अ टाइम आप नहीं डिफाइन कर सकते, नहीं जो है वो आप पता कर सकते कि दोनों की एट अ टाइम क्या सिचुएशन है। और यही जो है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है किसका? हाइजेनबर्ग्स का। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद बच्चों बस आपका लेक्चर हो गया ख़त्म। जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो सारी जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। ये सिंपल सी चीज़ें आप लोगों ने इनको रीड कर लेना है। ठीक है, जो असल था वो था कॉम्पटन इफेक्ट था, उसके बाद जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, और उसके बाद हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल था, और उसके बाद एक्सरेज वाला जो मेन टॉपिक्स थे बच्चों मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। ये आपका लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।